Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today we are going to do the competency based questions from the chapter Black Aeroplane written by Frederick Forsyth. Competency based questions के लिए थीम के साथ थरो होना ज़रूरी है। आपके जितने भी competency based questions होंगे they have to follow the theme of the chapter, then only you will be able to score full marks. However, before we start with the competency-based questions, let's have a quick glimpse at the important points of the chapter. So, what is the theme of this chapter? इस story का जो theme है, that is exploring themes of mystery and thrill. Black aeroplane का pilot कौन था? The thrill of taking a risk. Secondly, यहाँ पे जो एक important theme ये भी है कि life में हमें risk लेने पड़ते हैं if we want to succeed. The word risk itself says कि जो नतीजा होगा, result होगा, it could either be good or bad. But if we want to succeed in life, sometimes we need to take calculated risks. अब इसी के साथ related है values. अब risk लेंगे, अगर हमारे सामने कोई परेशानी आएगी, तो हमने क्या करना है? We should never lose hope. हमारा desire to succeed वो इनवाइट कर सकता है किसी अननोन फोर्स इन एक्शन को हमारी मदद करने के लिए या हमारी लाइफ में अड़चने पैदा करने के लिए, बट हमारे को उम्मीद नहीं खोनी है। वी शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग की भावना होना चाहिए, एंड वी शुड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ नेवर से डाई। नेवर से डाई का मतलब होता है जब तक अंत ना आ जाए आपने हार नहीं माननी है। अगर अब हम इसके चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स देखें तो दिस इज द नरेटर इज द पायलट ऑफ द डेकोटा प्लेन। सेकेंड कैरेक्टर जो है इसमें वो पायलट ऑफ द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन है, एंड द थर्ड कैरेक्टर इज द लेडी एट द कंट्रोल रूम। अगर हम अब टाइटल को डिस्कस करें तो जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ का जो लेसन है ब्लैक एरोप्लेन, ये हमें बताता है कि इंसान का जजमेंट किस तरह से डिस्टॉर्ट होता है, खराब होता है, क्योंकि उसके लाइफ में ड्रीम्स होते हैं, फैंटेसीज होती हैं, और ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब चैप्टर में नरेटर जो है वो एक पायलट है, वो बड़ी देर से अपने घर नहीं गया है, वो बहुत ईगर है अपने घर जाके गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और वो एक गलत डिसीजन लेता है टू एंटर द स्टॉर्म क्लाउड इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग, दैट इज टर्निंग बैक एंड हेडिंग टूवर्ड्स सेफ्टी। अब उसने कदम तो उठा लिया जिससे उसकी जान जा सकती थी, बट सम अननोन फोर्स दैट इज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन अराइव्ड टू हेल्प हिम आउट ऑफ दैट स्टॉर्म क्लाउड। तो ये पूरा जो स्टोरी है ये इस ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर फोकस्ड है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जब हम बोलते हैं ब्लैक एरोप्लेन है तो इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल। अब मैंने आपको टाइटल के साथ साथ ऑलमोस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी बता दिया। अब मिस्टीरियस क्या होता है? जब पायलट डेकोटा के हमारे नरेटर पायलट को स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकालता है तो हमारे नरेटर को नीचे लैंडिंग लाइट्स दिखती हैं और वो उनको फॉलो करते हुए सेफली लैंड कर जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको ब्लैक एरोप्लेन नजर नहीं आता, तो वो लेडी इन द कंट्रोल रूम उसको जाकर बोलता है कि मेरे साथ और कौन फ्लाई कर रहा था, मुझे उसको थैंक यू बोलना है। सरप्राइजिंग, मिस्टीरियस और जो थ्रिलिंग एस्पेक्ट होता है वो तब आता है जब लेडी उसको इन्फॉर्म करती है कि आपके साथ तो कोई भी फ्लाई नहीं कर रहा था। तो वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चंस कि हु वाज दिस मैन हु हेल्प्ड आवर नरेटर। सो दैट इज द एंटायर जिस्ट ऑफ द स्टोरी। अगेन आई वुड लाइक टू वार्न यू दैट कि ये पूरी कहानी नहीं है, बहुत बारीकी के फाइन डिटेल्स हैं जो मैंने ये ब्रीफ समरी में कवर अप नहीं किए हैं। मैं आपको डिटेल्ड वीडियो का जो लिंक है, रिवीजन वीडियो का जो लिंक है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एंड यू कैन रिफर टू दोस लिंक्स टू गेट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द चैप्टर। So with this, let's jump into the competency-based questions. Okay, the first question is, based on your reading, would you call the narrator a family man? Justify your stance. Stance का मतलब होता है आपकी जो भी thought process है कि वो family man था या नहीं था, उसको justify करना.
तो हम इस चैप्टर में नरेटर को डेफिनेटली एक फैमिली मैन क्लासिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ईगर था, बहुत एक्साइटेड था अपने घर जाने के लिए, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। वो बोलता है कि जितना टाइम उसको घर जाने में लगेगा, वो उस अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर पाएगा। तो इवन दो ही हैज़ टू फेस द स्टॉर्मी क्लाउड्स, ही डिड नॉट रिटर्न टू पेरिस। उसको लगा कि नहीं, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, आई वांट टू स्पेंड दिस टाइम विद माय फैमिली, सो आई विल ब्रेव द स्टॉर्म क्लाउड्स। उसने अपनी जिंदगी पे खतरा लिया, ही रिस्क्ड हिज लाइफ so that he could meet his family. So definitely he was a family man. Next question is, how would you describe the mood of the story Black Aeroplane as it begins? जब ब्लैक एरोप्लेन की कहानी शुरू होती है तो उसका मूड क्या है? तो जो उसका मूड है वो बड़ा ominous है, बड़ा सस्पेंसफुल है। ominous मतलब विद अ फीलिंग ऑफ डेंजर, एक फीलिंग ऑफ सस्पेंस, अब क्या होगा, अब क्या होगा वाला क्रिएट होता है। जब हम कहानी की शुरुआत पढ़ते हैं, हमें लगता है फोरबोर्डिंग आता है, वी गेट अ सेंस ऑफ फोरबोर्डिंग। इसका मतलब अब कुछ गलत होने वाला है। एक सेंस ऑफ मिस्ट्री क्रिएट होता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो ये सारी चीजें at the beginning of the story ही it sets the mood of the entire chapter. The next question is, look at the given image, briefly evaluate the narrator's decision to not go back to Paris with reference to the image. हमें इमेज देखनी है और नरेटर के डिसीजन को इवैल्यूएट करना है कि वो पेरिस उसने रिटर्न नहीं किया इस इमेज के को ध्यान में रखते हुए। तब इमेज में क्या है, हमारे को दो वर्ड्स दिए गए हैं, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। अगर वो स्टॉर्म क्लाउड्स में जाता है तो उसके ही इज फेसिंग अ थ्रेट बट ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड मीट हिज फैमिली। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थ्रेट ही फोकस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम इस इमेज को देखें तो हम नरेटर के डिसीजन के बारे में क्या बोल सकते हैं? हम उसके डिसीजन को इवैल्यूएट कर सकते हैं एज अ रीजनेबल वन, बिकॉज देर इज नो इमीडिएट थ्रेट एज सच, बट एक अपॉर्चुनिटी उसको मिली है टू मीट हिज फैमिली एंड हैव ब्रेकफास्ट विद देम, एंड दैट इज व्हाट इज अलाइनिंग विद हिज डिसीजन, उसके डिसीजन को सही साबित करता है। The next question is, do you think after his experience, the narrator would be able to truly enjoy the English breakfast he had yearned for? Why? Why not? तो हमें क्या लगता है कि आप वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा और उसका रीज़न देना है। तो आंसर इज़ ऑब्वियसली नो, कि वो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट नहीं एंजॉय करेगा, क्योंकि जो उसका एनकाउंटर था विद द ब्लैक एरोप्लेन, उसने उसको इमोशनली शेक किया था। यू नो हाउ वाज इट पॉसिबल कि जिस एरोप्लेन ने उसको उस डेंजर से बाहर निकाला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो इस थॉट प्रोसेस को लेकर he would be unable to fully immerse himself in simple pleasures. Eating is a very simple pleasure, but वो उस चीज को enjoy नहीं कर पाएगा because of his preoccupation with the black aeroplane and its existence. Next question, what do you think prompted the narrator to act like an obedient child? ये पॉइंट तब आया था जब नरेटर स्टॉर्म क्लाउड में एंटर हो गया था, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलने बंद हो गए थे, उसका फ्यूल भी कम हो रहा था एंड ही डिड नॉट नो विच वे टू गो। तो दैट इज द टाइम व्हेन ही सॉ द ब्लैक एरोप्लेन, द पायलट वाज बेकनिंग टू हिम। तो उससे रिलेट होता है ये क्वेश्चन कि उसने उस टाइम पे व्हाई डिड ही एक्ट लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। तो अब रियलिटी क्या है कि जो उस टाइम पे नरेटर का सेंस ऑफ फियर था, जो उस सिचुएशन की ग्रेविटी थी, सीरियसनेस था, ग्रेविटी मतलब सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, ये दोनों चीजों ने उसको प्रॉम्प्ट किया टू एक्ट लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। ही अंडरस्टूड, ही recognized द नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। उसको पता था कि उसके पास जिस जहां पर भी जाएगा, विदाउट हिज इंस्ट्रक्शन, जो उसके कंट्रोल्स नहीं थे, जो उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, उसके इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करना बंद हो गए थे, तो उसको पता था कि इट कुड एंड इन डिजास्टर। तो उसके लिए एक ही होप था, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन।
तो like an obedient child thinking about his own safety, he did just that. Next question. As a reader, do you feel betrayed or let down in the way the story ends? Validate your opinion. जब आप ये कहानी पढ़ते हो तो आपको ऐसे लगता है कि आपको बिट्रे किया गया है या आपने जो उम्मीद लगाई थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है, तो आपकी जो भी फीलिंग्स है उसको आपने वैलिडेट करना है, प्रूफ करना है। तो हमारे को जो एंडिंग ऑफ द स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन की, वो हमारे को थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट करती है, थोड़ा-सा डिसअपॉइंट करती है और ये फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट हर एक का अलग-अलग लोगों का अलग-अलग व्यू होगा। बट जब एक स्टोरी एब्रप्टली एंड करती है, जिसमें एक क्लियर रेज़ोल्यूशन नहीं होता है, तो हर बंदे को क्लोज़र चाहिए होता है, अ प्रॉपर एंडिंग चाहिए होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है और ये हमें मिलता नहीं है। तो एक हमारे मन में एक लिंगरिंग क्वेश्चन रहता है व्हिच विल कीप ऑन हॉन्टिंग अस। तो इसीलिए न रीडर जो है, वो एंड पढ़ के थोड़ा-सा बिट्रेयड या लेट डाउन फ़ील करता है। Next question. James Lane Allen says, adversity reveals character. What do you learn about the narrator from the experience? Mention any two traits supported by the textual evidence. अब एक ऑथर ने बोला है कि जो एडवर्सिटी है, बुरा समय है, वो इंसान का एक्चुअल कैरेक्टर जो है वो रिवील करता है। अब इस पॉइंट को नोट करके आपने नरेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो, आपने क्या लर्न किया है उसके एक्सपीरियंस से। अब हमने कोई भी 2 ट्रेट्स मेंशन करनी है, बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं करनी। अगेन मैंने फर्स्ट और सेकंड को बुलेट पॉइंट्स में डाला है, आपने नहीं डालना है बिकॉज़ इंग्लिश इज़ नॉट साइंस और सोशल साइंस कि आप नंबर 1, नंबर 2 लिखो। इट्स अ पैराग्राफ। तो आपने मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए ऐसे किया है, बट आपने उसको प्रॉपर पैराग्राफ में लिखना है। तो हमारे को जो इस स्टोरी से नरेटर की 2 ट्रेट समझ में आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, डिज़ायर टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कंसर्न्ड होना, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं बाय हिज डिसीजन टू गो होम। सेकंड हमें नज़र आता है उसका ओबीडियंस और कॉम्प्लायंस। जब उसको एक एक मुश्किल सिचुएशन में वो फँसा, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इगोइस्टिक कि मैं किसी को क्यों फ़ॉलो करूँ, he realized and understood the need of accepting instructions of someone completely unknown to him without hesitation. तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो ओबीडिएंट भी है और कॉम्प्लायंट भी है। Next question is, imagine that the narrator shared his story with friends and family once he got home. One of them, a spiritual leader, decided to incorporate the story as part of his weekly sermon to the congregation. Another friend, a psychologist, worked the story into his next lecture on survival instinct and crisis management. अब ये पार्ट क्या कह रहा है कि आपने इमेजिन करना है कि नरेटर ने अपनी स्टोरी जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करी। अब ये फ्रेंड्स और फैमिली में 2 जनों को मेंशन है, वन वाज़ अ स्पिरिचुअल लीडर एंड वन वाज़ अ साइकोलॉजिस्ट, राइट? तो स्पिरिचुअल लीडर ने क्या किया? स्पिरिचुअल लीडर होता है जो एक संगठन को, एक कांग्रीगेशन को हर हफ्ते एक प्रीचिंग करता है, सर्मन देता है। सर्मन का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर एक लेक्चर देना। जो दूसरा फ्रेंड है साइकोलॉजिस्ट, उसने इस स्टोरी को अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए यूज़ किया टू डिस्कस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जब आपके डेंजर में हो, तो आपका जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस वेयरबाय आप उस खतरे से बच सको। एंड क्राइसिस मैनेजमेंट होता है कि जब मुसीबत का समय आए, तो आप उसके साथ कैसे मैनेज करोगे, उसके साथ कैसे डील करोगे। अब डू यू थिंक द टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्टोरी वुड बी डिफरेंट? इफ सो, हाउ? जो ये फ्रेंड्स ने दो इंटरप्रिटेशंस ऑफ द स्टोरी डाले हैं,
क्या आपको लगता है ये डिफरेंट है? और अगर आप यस बोलते हो तो वो डिफरेंट कैसे हैं? अगर आप नो बोलते हो तो वो डिफरेंट क्यों नहीं है? ये आपने बताना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इनसाइट्स might the narrator get about his mysterious experience if he were to attend both sessions? नरेटर को क्या समझ में आएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में अगर वो दोनों का सेशन अटेंड करेंगे तो ये बात तो क्लियर है, अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के हिसाब से दोनों स्पिरिचुअल लीडर और साइकोलॉजिस्ट की स्टोरी का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। स्पिरिचुअल लीडर किस पे फोकस करेगा? ही विल फोकस ऑन सिंबॉलिज्म, द डीपर मीनिंग बिहाइंड द नरेटर्स एक्सपीरियंस। वो थीम्स ऑफ फेथ, ट्रस्ट, प्रेजेंस ऑफ अनसीन फोर्सेस, इसको एक्सप्लोर करेगा। वो इस स्टोरी को एक एलिगरी, एलिगरी मतलब अ मॉरल स्टोरी की तरह यूज करेगा इन ऑर्डर टू ओवरकम एडवर्सिटी। ओवरकम एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किल से बाहर आना, कैसे बाहर आ सकते हैं, हमारे को कैसे हाउ वी कैन फाइंड स्ट्रेंथ इन अनसर्टेन टाइम्स, कैसे हम एक हायर पावर को सरेंडर कर सकते हैं, भगवान के आसरे हम अपनी जीवन को, ये प्रॉब्लम्स को कैसे आगे रख देते हैं। बट अगर हम साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से एनालाइज करें तो जो नरेटर का बिहेवियर था, उसके रिस्पॉन्सेज थे ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, वो कंसेप्ट को डिस्कस करेगा कि हम अपने ये जो कंसेप्ट होंगे ये फियर के साथ को लिंक्ड होंगे, ये स्ट्रेस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के साथ को लिंक्ड होंगे। वो इस स्टोरी को यूज़ करेगा टू इलस्ट्रेट हाउ इंडिविजुअल्स रिएक्ट अंडर प्रेशर। जब उन पे मुसीबत आती है तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, स्पेशली इन हाई स्टेक्स सिचुएशंस। अगर अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे जाएं तो नरेटर अगर दोनों सेशंस को अटेंड करेगा तो उसको इंसाइट दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मिलेगा। स्पिरिचुअल लीडर्स के सर्मन से उसको पता चलेगा, ही विल थिंक अबाउट अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन जो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको एक डीपर मीनिंग मिलेगा रिगार्डिंग हिज एक्सपीरियंस। अगर वो साइकोलॉजिस्ट का लेक्चर अटेंड करेगा तो उसको एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वो लेक्चर लाइट डालेगा, उसको अंडरस्टैंड, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओवरऑल अगर वो दोनों सेशंस अटेंड करेगा तो नरेटर विल बी लेफ्ट विद अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज मिस्टीरियस एक्सपीरियंस। उसको गहराई में समझ में आएगा अपने मिस्टीरियस एक्सपीरियंस के बारे में। Okay, next question is, in a parallel world, the pilot of the black aeroplane narrates his adventure in a story titled The Old Dakota. You come across an excerpt from the story which responds to the ending questions of Black Aeroplane and describes the Black Aeroplane's pilot's decision to fly away after watching the Dakota land. अब ये जो क्यू है इसका मतलब क्या है कि किसी और दुनिया में जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपनी स्टोरी, अपना एडवेंचर लिखा और उस एडवेंचर का नाम दिया द ओल्ड डेकोटा। अब आपने इस स्टोरी की कहानी एक छोटे से एक्सर्प्ट में पढ़ी और जो आपने पढ़ा वो जो एंडिंग क्वेश्चंस ऑफ ब्लैक एरोप्लेन है उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहे थे और डिस्क्राइब कर रहे थे नरेटर ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का डिसीजन कि व्हाई डिड ही फ्लाई अवे आफ्टर ही सॉ द डेकोटा लैंड सेफली। अब आपने करना क्या है, आपने ये एक्सर्प्ट कंपोज करना है जिसमें ब्लैक एरोप्लेन के रेलेवेंट डिटेल्स लेकर आपने द ओल्ड डेकोटा की स्टोरी को क्रिएट करना है, कंपोज करना है। आपने पूरी स्टोरी नहीं बनानी है कि वो कैसे उसने देखा एंड ऑल दैट, बट जस्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट इज द एंडिंग ऑफ ब्लैक एरोप्लेन के जो रिस्पॉन्सेस को सेटिस्फाई कर सके, उतनी ही कहानी बनानी है, उतना ही एक्सर्प्ट बनाना है। तो इसमें द ब्लैक एरोप्लेन के पायलट क्या बोलेगा, पहले तो वो बात करेगा कि आई फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन आई सॉ दैट द डेकोटा हैड लैंडेड सक्सेसफुली।
दैट टाइम आई रियलाइज कि जो मेरा पर्पस था कि आई वुड शुड नॉट ब्रिंग हार्म टू द नरेटर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, मेरे को उसको उसके अंदर फियर इंस्टिल नहीं करना है, बट माई पर्पस वॉज टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर हिज इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। मैं चाहता था कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ ढूंढे, वो घबराए बगैर दोबारा से खड़ा होके ही शुड बी एबल टू फ्लाई हिज प्लेन कॉन्फिडेंटली। जब मैंने उसको सेफ देखा तब मैंने एक बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन लिया टू फ्लाई अवे, टू डिसअपियर इनटू द स्काई लाइक अ फैंटम फ्रॉम हिज लाइफ। फैंटम का मतलब होता है भूत, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। My mission was complete. The test of his character had been successfully met. उसने उसको समझ में आया कब उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। उसने बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे उस ब्लैक क्लाउड में फॉलो किया। फिर उसका कॉन्फिडेंस वेवर नहीं हुआ जब उसने लैंडिंग लाइट्स देखे। ही वॉज एबल टू लैंड वेरी सक्सेसफुली। अब जब मेरा एम था उसको एडवर्सिटी को फेस कराना, उसके उसको प्रूव करना कि वो राइट चॉइसेस ले सकता है और उसका चॉइस राइट था, तो इसीलिए मेरा मिशन कंप्लीट हो गया, तो मैं डिसअपियर कर गया। Now I am sad because I departed knowing, I did not have any contact with him. But मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं जो वहाँ से गया, मैंने जो उसको एक्सपीरियंस दिया, that experience would have transformed his life forever. So that is how you will write this answer. Okay, the next question is, a few days after the experience, the narrator sat with his wife and recalled a long conversation he'd had with his young son the day before. The narrator's son had spoken to him about his close friend Freddie and the many ways Freddie helped him. When the narrator suggested inviting Freddie home for lunch, his wife casually said, Freddie is like your friend in the black aeroplane. That night, the narrator decided to record his thoughts in his diary to clear his head. As the narrator, write the diary entry. Okay, अब इस क्वेश्चन से आपको कौन समझ में आता है? डू यू थिंक फ्रेडी इज अ रियल फ्रेंड or he's kind of an angel, a kind of a guiding angel for his son, for the narrator's son? अगर ये समझना है तो हमारे को पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन कौन था ये समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि नरेटर अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है, तब उसको उसके बेटे के साथ उसका हुआ हुआ कन्वर्सेशन याद आता है, जब बेटे ने अपने पापा को बताया था कि उसका एक फ्रेंड है फ्रेडी, और फ्रेडी उसको बहुत तरीके से हेल्प करता है। तो नरेटर ने अपने बेटे से सजेस्ट किया कि तुम अपने फ्रेंड को लंच पे बुला लो। तो वाइफ ने उस टाइम पे कैजुअली रिमार्क किया कि फ्रेडी तुम्हारे ब्लैक एरोप्लेन के दोस्त की तरह है। तो अब इससे हमें समझ में आता है कि ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, दैट वाज आल्सो गार्डिंग एंजल, और जो फ्रेडी है वो नरेटर के सन के लिए भी गार्डियन एंजल है। अब रात को नरेटर अपनी थॉट्स को जो उसने अपनी वाइफ के साथ सुनकर को रिलेट किया, वो अपनी डायरी एंट्री में लिखना चाहता है। तो यू हैव टू राइट दिस डायरी एंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द नरेटर। अब नरेटर के हिसाब से डायरी एंट्री में क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट, you will talk about the overwhelming effect of the experience, how you're feeling a mix of emotions. आपकी जो जर्नी थी ये एक बहुत लंबी जर्नी थी, नॉट ओनली लिटरली बट मेटाफोरिकली। टू हैव एनकाउंटर्ड समवन हु डिड नॉट एग्जिस्ट आपको यकीन दिलाता है कि भगवान के हाथ में आपका सेफ्टी है, आपका ट्रस्ट है। आपको पता चलता है कि कोई अनसीन फोर्स है जो हमारी लाइफ को शेप दे रही है। देन ही विल टॉक अबाउट द कॉन्वर्जेशन ही हैड विद हिज वाइफ and the striking remark made by his wife that their son's friend Freddie was an enigmatic figure in the black aeroplane. उसका कंपैरिजन किया गया था टू द एनिग्मेटिक फिगर इन द ब्लैक एरोप्लेन। मतलब इसका मतलब है कि जो फ्रेडी है वो भी नरेटर के बेटे के लिए कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिसका हम देख सकते हैं, मिल सकते हैं,
बट ही इज अ गार्डियन एंजल, वो हमेशा नरेटर के बेटे को सही रास्ता दिखाते हैं। अब इस चीज से नरेटर के अंदर इट स्ट्रक अ कॉर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब है इट मेड हिम रेजोनेट विद हिज ओन एक्सपीरियंस। उनको समझ में आया कि क्या रोल दोनों फ्रेंड्स निभा रहे हैं। दोनों ही नरेटर के लिए और उनके बेटे के लिए देवर अ सोर्स ऑफ सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। उनको चैलेंजिंग टाइम्स में गाइड कर रहे थे। बट उनके साथ साथ मतलब ये चीजें तो थी, बट इंट्रीगिंग क्वेश्चंस कि ऐसे कैसे हो गया, ये कौन है, ये क्वेश्चंस आपको हमेशा इंट्रीग करेंगे, आपके अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। यू नो इट, बट स्टिल यू वांट कंफर्मेशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। अब नरेटर फाइनल लिखेगा कि जब मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं तो मुझे अपने अंदर गहराई में झांकना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एनकाउंटर्स। मुझे वो लेसन्स को अनरावल करना पड़ेगा, वो मैसेज को समझना पड़ेगा जो हमारी लाइफ के इंसिडेंट्स में बुने जाते हैं, जिनके बारे में हम इतना डीपली रेगुलर लाइफ में सोचते नहीं हैं। अब मेरा लिखने का ये डायरी पर्पस यही है कि आई वांट टू रिकॉर्ड माय रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस मींस माय थॉट्स। मैं अपने दिमाग को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इंसाइट चाहता हूँ इनटू द मिस्ट्रीज दैट आर सराउंडिंग अस। और जब मैं ये इतनी गहरी रात में ये बातें सोच रहा हूँ तो मुझे सॉलेस मिल रहा है। सॉलेस मतलब पीस मिल रहा है कि हम अपनी जर्नी में अकेले नहीं हैं। हमारे साथ-साथ कुछ अनसीन फोर्सेस चल रही हैं जो हमें गाइड करती हैं टुवर्ड्स ग्रोथ एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है जब आप गिरते हो तो आप में दोबारा शक्ति होती है खड़े होने की। और मैं उन अनसीन फोर्सेस के लिए, उन एक्सपीरियंसेस के लिए ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज उन्होंने हमें चैलेंज किया, हमें शेप किया, हमारे अंदर एक अप्रिसिएशन को जागृत किया, दैट इज अवेकन किया, और हमारी लाइफ्स को इंटरकनेक्ट किया। And in this way, you will end your diary entry that a sense of curiosity and wonder. Your life is renewed with both of this, and you will end with your name. Okay, next question is again an extrapolation across the text. इसमें question है, read the extracts given below and comment on the difference in the nature of help both the characters of these two stories received. दो एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं और आपने ऑन द नेचर ऑफ द हेल्प जो इन कैरेक्टर्स को मिला है उस नेचर ऑफ द हेल्प के ऊपर कमेंट करना है। अब फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो ब्लैक एरोप्लेन से है। इट इज, suddenly I came out of the clouds and saw two straight lines in lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. और जो second extract है, that is from A Letter to God. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter. It was nothing less than a letter to God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. मतलब दोनों को ही हेल्प मिली। अब हमने उस हेल्प के नेचर के ऊपर कमेंट करना है। तो अगर हम ब्लैक एरोप्लेन की बात करें तो जो पायलट था उसको एक स्ट्रेंजर ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन से हेल्प मिली थी। उस ब्लैक एरोप्लेन के कोई लाइट्स नहीं थे, इट वाज स्टीयरिंग थ्रू द डार्क क्लाउड्स। बट एंड ऑफ द स्टोरी जब वो रनवे पे उतर जाता है, ही इज लाइबल टू लैंड सेफली। वो जाके लेडी इन द टावर से पूछता है, ही इज टोल्ड बाय द लेडी दैट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द एयर अदर देन हिज। अब यहाँ से हमें क्लियर नहीं होता है कि उसको किसने हेल्प किया। यहाँ पे इट्स एन ओपन एंडेड चैप्टर, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आप कुछ भी बोल सकते हो कि किसने हेल्प किया, बट द पॉइंट इन क्वेश्चन इज कि हेल्प मांगी नहीं गई थी, बट ही रिसीव्ड इट। उसने भगवान जी से प्रे नहीं किया था कि हे भगवान आके मेरी मदद करो।
बट भगवान हमेशा अपने लोगों के साथ होता है और उसको बिना मांगे हेल्प मिला फॉर विच ही वॉज थैंकफुल। अगर हम लेटर टू गॉड देखें तो उसमें जो हेल्प थी वो डिफरेंट काइंड की थी। लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा आस्किंग फॉर मनी। क्यों? क्योंकि उसका कन्विक्शन था कि गॉड हमेशा उसकी मदद करेगा। अब गॉड के ऊपर जो कन्विक्शन था ये हमारी इंटरप्रिटेशन है दैट मे बी द पोस्ट मास्टर वॉज द एंजल सेंट बाय गॉड, राइट? अब गॉड ने डायरेक्टली पैसे नहीं भेजे, पोस्ट मास्टर के थ्रू पैसे भेजे। और पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसके पास भी पैसे नहीं थे बट उसने सबसे डोनेशन के लिए डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, लोगों से पैसे इकट्ठे किए एंड देन ही सेंट द कलेक्टेड मनी टू लेंचो। अब लेंचो की हेल्प में क्या डिफरेंस है? लेंचो ने हेल्प मांगी, उसकी उसकी मदद किसने करी वो क्लियरली रिवील है, बट लेंचो उस मदद से सेटिस्फाइड नहीं था। उसको यही लगा कि भगवान जी ने तो मेरे 100 पैसोस भेजे हैं बट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मेरे 30 पैसोस चुरा लिए हैं। So he was not satisfied with the help that he received. So this is the difference between the two extracts in the nature of the help that both the characters received. Okay, next question. Describe how the narrator recounts his horrifying experience while he was flying to England. अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन पूछा है कि नरेटर ने अपने हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब किया है। तो उसने सबसे पहले डिटेल्स दी हैं आपको। उसने बताया दैट व्हेन ही एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वाज ब्लैक। फिर जब उसने कंपास को देखा, व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग ड्यू टू द स्टॉर्म। अब ये क्या हुआ वो उसने बताया है। अब हमें बताना है कि एक्सपीरियंस कैसे था। सो द एक्सपीरियंस वाज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। इट वाज अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस, अ वेरी फियरसम एक्सपीरियंस। Okay, next question is, who do you think helped the narrator to reach safely to London? What elements of mystery do you find in the story? तो अब ये दिस क्वेश्चन इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। कई बच्चे एलियन बोलते हैं, कई बच्चे भगवान बोलते हैं। अगर आपने एक्चुअल स्टोरी रीड की है, द एंटायर स्टोरी रीड की है, तो उसमें दिया हुआ है इसका आंसर, बट आई डोंट वांट टू ब्रेक योर सस्पेंस बाय टेलिंग यू। So what you can do according to the theme of the story, आपको गार्डियन एंजल ही बोलना है। आपको राइट आंसर की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो जो ओरिजिनल बुक है फ्रेडरिक फॉर्सिथ की, उसमें ये पूरा डिस्क्राइब किया है हु वाज द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। बट राइट नाउ फॉर एग्जामिनेशन पर्पस जो थीम है दैट इज अनसीन फोर्सेस, अ गार्डियन एंजल। तो हम वही लिखेंगे दैट इट वाज द नरेटर्स गार्डियन एंजल who helped him to reach safely to London. अब what elements of mystery do you find in the story? तो आपको यही बताना है कि कैसे अचानक से when help was least expected he got help, when he had given up all homes the pilot of the black aeroplane beckoned to him to follow him. कैसे फ्यूल खत्म होने से पहले he was out of the black clouds, he could see the runway and land safely. On inquiring from the control tower who was the pilot of the black aeroplane, तब उसको पता चला कि कोई भी और एरोप्लेन वहां पे उड़ ही नहीं रहा था। So these are all the elements of mystery which we find in the story. The last question is, I'll take the risk. What is the risk and why does the narrator take the risk? जब वो पेरिस से लंदन जा रहा था, he was very eager to go and meet his family to have an English breakfast at home. बट उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टॉर्म क्लाउड था ब्लैक इन कलर। अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो पूरा घूम कर जाए स्टॉर्म क्लाउड के, और वो रिटर्न नहीं करना चाहता था पेरिस बिकॉज उसको ग्रेट डिजायर था अपने घर जाके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, टू एंजॉय द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम एंड फैमिली। तो ही डिसाइडेड टू टेक अ रिस्क।
अब ये रिस्क क्या था? ये रिस्क था टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड, राइट? एंड नरेटर ने रिस्क क्यों लिया? बिकॉज ऑफ हिज इंटेंस डिजायर to spend quality time with his family at home and to have an English breakfast. So, this is how you will answer the questions. And with this, we come to the end of our video. आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको एक प्रॉपर रिवीजन मिला होगा। एंड अगर आप ऐसा है एंड यू लाइक द वीडियो, देन शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स, other teachers, your colleagues, so that it can reach maximum students who will be able to benefit from it. So at the end, I would just like to say all the best for your forthcoming board exams, and thank you so much for giving me your valuable time at this point, when you are pressed for time. तो उसके लिए आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच।